नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज हरियाणा का बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सभी से राय ली जा रही है, सभी से मशवरा किया जा रहा है कि बजट में क्या चाहिए और हमारी कोशिश है कि सभी को बजट में कुछ न कुछ मिले, सभी के चेहरों पर खुशियां आए। और इसी तरह के बजट को पेश करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार के ऊपर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा, मुख्यमंत्री को लेकर भी निशाना साधा, बजट को लेकर भी निशाना साधा। और हमेशा की तरह जो होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से तारीफ की जाती है बजट की और विपक्ष उस बजट की बुराई करता है, उसको खोखला बताता है, और ऐसा ही हुआ। आज बजट के दौरान कुछ देर के लिए गहमागहमी भी सदन के अंदर हुई। बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और वो सभी मुद्दे बजट से ही ताल्लुक रखते हैं कि किस तरह से इस बजट से लोगों को राहतों की उम्मीद थी तो क्या वो उम्मीदें पूरी हुई, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है और सरकार क्यों तारीफ कर रही है, सरकार के नुमाइंदे क्यों तारीफ कर रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच सदन में नोकझोंक क्यों हुई, एसवाइएल के मुद्दे पर अब फिर से क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। 1 इंच मेट्रो बढ़ाई नहीं, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पेंशन आगे ज्यादा होगी, युवाओं की जॉब्स की बात की जा रही है। किसी ने कहा, एक बड़ा बहुत ही मशहूर शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। और बजट को लेकर भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं। अगर बजट को लेकर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने काफी देर तक बजट पेश किया, हर एक विभाग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए उसमें बात की गई। बजट के दौरान पेश करते वक्त जब मुख्यमंत्री सदन में मौजूद थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। किस तरह से बजट को लेकर मुख्यमंत्री की बातें निकलकर सामने आई। और योजना के पहले चरण में 1273 तालाबों का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें से 208 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है। शेष तालाबों का कार्य 23-24 में शुरू किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 15 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर एसवाइएल नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें से 2 की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाइएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटे में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कृषि में आय बढ़ाने के हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव मजबूत इरादों के साथ प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वहीं विपक्ष की तरफ से बजट को खोखला बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट पर सवाल उठाए और कहा कि यह बजट भी हर साल जैसा आम बजट है, सरकार के वायदे खोखले हैं, बजट में कुछ भी खास नहीं। और शायराना अंदाज में एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बनाएंगे, आज भी कहा है खेल यूनिवर्सिटी 2023 के बाद से शुरू होगी। कोई भी देख ले आप, प्रावधान कोई 1 इंच मेट्रो बढ़ाई नहीं, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पुरानी बातों का जिक्र है। हाँ, पुरानी बातों का जिक्र है और इसी वास्ते मैं तो चले गए। ये मैंने शेर शायरी सुनाना था, झूठ के पुलंदे को इस तरह सजाया ना होता तो सच की आहट से तू घबराया ना होता। हम तुझ पर भरोसा भी कर लेते अगर हमने पहले तुम्हें अजमाया ना होता। अजमा के देख रखा, हर साल के जैसा बजट है। बात सभी मुद्दों की होगी, लेकिन बजट पेश करते वक्त एक मौका ऐसा भी आया जब पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम, मौजूदा वित्त मंत्री के बीच में बहस हो गई और मुद्दा था एसवाईएल का। वो मुद्दा एसवाईएल का जिसमें वोटों की बात होती है, वो मुद्दा जिसमें हर सरकार एक दूसरे पर वार पलटवार करती है। एसवाईएल के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने सीएम को टोका। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने की सलाह दी और उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है पंजाब। और इस दौरान जो बहस हुई थी वो भी आप सुनिए। बैठक का मायना यही है, उसका एग्जीक्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदेश बार बात होली, बात हुई थी पिछली बार भी असेंबली में, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देना है। ये तो आपका वकील कह देगा हम नेगोशिएट कर लेंगे, तो उसका क्या इलाज है? वो तो जब फाइनलिटी अटेन कर चुका है खोदने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उस न्यायालय से उच्चतम न्यायालय है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। चलिए, खोदने के लिए कसी लेके भी जाने वाले लोग थे, हम भी आप भी अगर चाहें तो जाकर कसी ले जाकर खोदना शुरू कर देते हैं। जो खोदेंगे वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इंप्लीमेंट नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। क्यों नहीं डालते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कोई अगर आदेश की पालना ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डलता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है। चलिए, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए थे, मैं भी था, सब थे, गृह मंत्री भी थे और वहां सारे वकीलों ने कहा था ये फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर अब किस बात की हम क्यों एग्री करें? हम बैठेंगे, हम बैठ के बात करें, क्यों करें हम? इस समय जो मैंने बताया, अभी तो हमने बजट उसके लिए तय किया है। अब बजट तय करने का भी उसके लिए तो विरोध नहीं है ना, मेंशन किया इस बात इसके लिए तो मना नहीं है। आपने बैठक का मेंशन किया, बजट मेंशन करना, आपने बैठक का मेंशन किया, मैं तो आप पूरे पढ़ते रहे, मैं नहीं बोला। इसमें मेंशन ऐसा किया है आपने कि 2 मुख्यमंत्री की बैठक का तो हुई ना। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, अभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख लगी हुई है, वो हमारी अपनी बात है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, वो तो हम। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी बजट की तारीफ की और साथ ही विपक्ष पर वार किया। क्या कुछ कहना था दुष्यंत चौटाला का, वो भी सुनते हैं। ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया है जो शायद बजट की अनाउंसमेंट्स में तो आपको नहीं समझ आया, वो है वेंचर कैपिटल फंड 200 करोड़। आज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को फंड्स समय अनुसार नहीं मिलते और बैंकिंग सेक्टर भी हिचकिचाता है। तो प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उस 200 करोड़ से महिला जो कोई अपना वेंचर शुरू करेंगी, SC ST साथी कोई अपना वेंचर शुरू करेंगे, या युवा जिसके पास आज कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मगर एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है, वो अप्लाई कर पाएगा। और 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हरियाणा सरकार कैपिटल के तौर पे उसके निवेश में करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में बढ़ाना चाहते, आज उसके लिए हमारी HSWP और HSIDC की मल्टीपल लोकेशन को चिन्हित कर हरियाणा प्रदेश में क्लिनिक्स और क्लिनिक्स के साथ साथ हॉस्पिटल बने, इसकी भी घोषणा करी गई है। मुझे लगता है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ये एक बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में श्रम से जुड़े लोगों को बड़े शहरों में मिलेगा। आज बजट के अंदर मैं तो उनसे पूछ लेता हूँ, क्रिटिसाइज करने के लिए बिंदु तो बताए।
आज हमने सैनिकों के लिए कर दिखाया है, बुजुर्गों युवाओं के लिए कर दिखाया है, महिलाओं के लिए कर दिखाया है। ऐसा वो वर्ग तो बताए जो इस बजट में वंचित रहा। और जहाँ वो बात कर रहे हैं कि पुराने कागज नहीं दे रहे थे, छुपा रहे हैं पुराने आंकड़े, उनकी गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी फोकस एक चीज का था 10 साल में कि कॉलोनियाँ काट दो, कॉलोनियाँ बना दो, लाइसेंसेस दे दो। हमारी सरकार का विजन है ओवरऑल डेवलपमेंट का, प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विजन का, और एक जनरेशन नहीं, हमारी अगली 3 पीढ़ियां भी उस उन्नति का हिस्सा बनती रहे, उस सोच के साथ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम 3.5 साल में भी अचीव कर पाए हैं और इस बजट के बाद उसको और ज़्यादा गति दें। और अब एक खास पैनल के साथ बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जे सरीन साहब जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब जुड़ चुके हैं, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान साहब जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से बजरंग गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी से हमारे साथ विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं। एनएलडी से हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ चुके हैं और अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। जय सरीन साहब, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, एक आर्थिक विश्लेषक के रूप में किस तरह से आपने इस बजट का मुआयना किया, किस तरह से देखा, कितना खास बजट नजर आया आपको हरियाणा का? देखिए, ये जो बजट है इसमें थोड़ा फोकस एजुकेशन और वेंचर फंड की जो बात अभी डिप्टी सीएम कर रहे थे, वेंचर फंड अगर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है तो वेंचर फंड का जो उनका प्रपोजल है वो ठीक है बजट में रखा है, बट उसको इम्प्लीमेंट और उसको आगे कैसे लेके जाना है वो इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर वेंचर फंड्स, क्योंकि ये जो वेंचर फंड्स है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक हेल्प लेनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एक आम आदमी के लिए इतना आसान काम नहीं है वेंचर फंड। क्योंकि अगर बैंक, क्योंकि इन्होंने इस वेंचर फंड में क्या किया है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके बनाना चाहते हैं। तो वो स्कीम तो चलो पहले भी थी, बट इसका अब देखते हैं आगे इसका रोड मैप क्या आता है। दूसरा, जो एजुकेशन में इन्होंने इस बजट पे काफ़ी फोकस किया है, जो एक अच्छी बात है। तीसरा, जो मुझे लगता है कि जो हरियाणा जो है वो एक स्पोर्ट्स प्रधान देश है, प्रदेश है जी, तो उसमें थोड़ा इन्होंने स्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। अगर एजुकेशन में ठीक है किया, वेंचर फंड अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो मेन मुद्दे जो फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो जिनके पास पोर्टफोलियो है ये फाइनेंस का भी, वो कह रहे हैं कि मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। अब उसका जो रेवेन्यू है, जो उसकी भरपाई है, जो ये इंक्रीज 11-12% का इंक्रीज लेके चल रहे हैं जी, उसको कैसे ये करेंगे? ये कहते हैं, इनका कहना है कि हम उसको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करके जो ऑलरेडी सिस्टम में है उससे जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में को ऑलरेडी खामियां हैं जिसको हम दुरुस्त करके वो 11-12% कवर करना चाहते हैं। ठीक, तो ये एक बड़े मुद्दे हैं जो समझने वाले हैं। ठीक है सर। अनिल आर्य जी, एक संक्षिप्त में पहली प्रतिक्रिया। देखिए, बजट जो है वो तो सैफरॉन पैकेजिंग में होता है, हमेशा ही अच्छा लगता है और प्रथम दृष्टया ही सारे लोग जो उसके बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हैं, विपक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बजट को जब हम स्टडी करते हैं तो कई जगह आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, जिसमें कुछ आंकड़े जो है वो प्रतिशत में है तो कुछ आंकड़े राशि में दिए गए हैं। ऑन एवरेज कुरैशी साहब 11.6% की बढ़ोतरी की गई है। तो इतना तो आप ये मान के चलें कि ये बजट जो है इतना तो बढ़ना ही चाहिए हर डिपार्टमेंट का, या उसकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी होगा। और जो आंकड़े में देख रहा था, लगभग 30,000 करोड़ का जो है वो कर्ज बढ़ा है पिछले बजट के मुकाबले में, इस बजट की तुलना में। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी बहुत बड़ा कार्य ऐसा नहीं था पिछले बजट में भी जो किया गया हो। और इस बजट में टैक्स अब परंपरा हो गई है ये कि बजट में कह देते हैं वाई लूटने के लिए कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन जब भी बाद में कहीं आता है वो टैक्स ऐड कर देते हैं किसी न किसी चीज के माध्यम से। तो मेरा मानना यह है कि बजट तो प्रथम दृष्टया अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो, इसी ईमानदारी से हो जिस ईमानदारी से बजट पेश किया गया है, तो स्टेट के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान साहब, सबसे पहले हमारे ज़्यादातर लोगों को पता ही हो, कुछ दिन पहले चौहान साहब के भाई की
डेथ हो गई थी, निधन हो गया, तो उसके लिए हम सभी की संवेदनाएं आपके साथ हैं। चौहान साहब, बजट की तारीफ भी हो रही है, लेकिन साथ में एक सवाल भी उठ रहा है कि जो आवंटित राशि की जाती है उसका इस्तेमाल वक्त पर हो जाए तो बेहतर है, और विपक्ष ने तो खोखला बजट कह ही दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, मुझे मेरी आवाज वापस लौट कर सुनाई दे रही। वो मैं ठीक कराता हूं, लेकिन आपकी आवाज टीवी पर सही आ रही है, आप बोलिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिपक्ष या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या अभय सिंह चौटाला ये बजट की तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, इसकी प्रतीक्षा आपको भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। जी। प्रतिपक्ष ने एक परंपरा बना ली है कि कितना भी हो जाए, कुछ नया हो जाए तो अच्छा नहीं कहेंगे, और नए को नया या बेहतरीन करने का स्वभाव नहीं है। इसलिए प्रतिपक्ष प्रतिक्रियाओं की तरफ मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ऐसी स्थिति में नहीं है। रही बात की बजट अच्छा है, जैसे अभी अनिल आर्य जी ने कहा कि बजट ईमानदारी से बनाया गया है, अच्छा है, लेकिन इसे कितनी ईमानदारी से लागू किया जाता है ये है। इनकी इस ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन साथ में ये बताना चाहता हूं कि हमने मनोहर जी के नेतृत्व में पहली सरकार में और अभी गठबंधन सरकार में जितने बजट बनाए हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु ने बजट प्रस्तुत किए हों या आज के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर जी ने बजट प्रस्तुत किए हों, हमने हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन साल दर साल बेहतर किया है। हर पिछले बजट से हम अगले बजट में अनेक मायनों में बेहतर हुए हैं। एक, हर बार बढ़ा हुआ बजट पेश किया है। दूसरा, आज भी अब की बार भी हमने कोई कर लगाया है, टैक्स रहित बजट है। दूसरा, कितना भी हल पक्ष कर ले कि कर्ज बढ़ गया, प्रदेश पर का बोझ बढ़ गया, आप देखेंगे आंकड़े सामने हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता कि जीएसडीपी के अनुपात में जो हमारा कर्ज है हरियाणा का, वो केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय अनुशासन की मर्यादा निर्धारित की गई है उसको कभी भी पार नहीं किया उसने। हमने हमेशा कर्ज लिया है, ठीक है, तो मर्यादा में रहकर लिया है। इसी तरह से राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट, उसके भी कुछ मानक मानदंड तय हैं। भाई, इससे ज्यादा जीएसडीपी का होना नहीं चाहिए। जब से हमने कमान संभाली है हरियाणा की, हमने राजकोषीय घाटा भी मर्यादा में रखा है और हर साल हम राजकोषीय घाटे को कम करते जा रहे हैं। मैं छोटे से उदाहरण के साथ मैं फिर से आऊंगा चौहान साहब जी। थोड़ी आपकी आवाज भी थोड़ी रुक रुक कर आ रही है जी। हाँ जी, मैं दोबारा से आपके पास आता हूं। और हमारे बजरंग गर्ग जी, ये क्या एक सिस्टम बन चुका है कि विपक्ष को बजट में हमेशा कमी ही नजर आएगी, या फिर तारीफ करना तो चाहता है विपक्ष लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से तारीफ नहीं कर पाता है? नासिर जी, अच्छा काम कोई करे उसकी प्रशंसा करना सबका फर्ज बनता है। जहां तक कि बजट तो जनता भी बैठी है, जनता भी बताएगी बजट में क्या है क्या नहीं। व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, किसान भी है, कर्मचारी है, मजदूर है, युवा वर्ग है। आपकी टीम सबसे इंटरव्यू लेती है, सबसे पूछती है। एक तरफ तो कहते हैं भाई उद्योग के माध्यम से हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ आपके सामने सीधी बजट के अंदर किसी प्रकार की व्यापारी को 1 रुपए की छूट दी बता दो आप। आपके सामने पूरा बजट है और 8.25 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगा, उसका फायदा मिलेगा। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं यही बता रहा हूँ गुरुजी, सुनिए नासिर जी, 8.25 साल में एक भी आइटम पर कोई भी वस्तु का नाम गिना दे इन्होंने रेट कम किए हो। और बजट के अंदर कह दिया भाई कोई नया टैक्स नहीं लगा। नया टैक्स तो अभी भी लगा दिया 2 महीने पहले, 2 महीने पहले टैक्स लगाते जा रहे हो आप।
नए नए टैक्स लगाते जा रहे हो। नया ट्रेड टैक्स आपने लगा दिया, सब्जी पे 2% मार्केट फीस नहीं आपने लगा दी, यहाँ तक कि धान के ऊपर अक्टूबर महीने के अंदर 1% से 4% मार्केट फीस आपने कर दी। टैक्सों की भरमार, जिन पर चीजों पर टैक्स नहीं था, कपड़े पे, चीनी पे, दवाई पर, ये खेती में खाद आने वाली खाद थी, दूध था, दही था, लस्सी था, मतलब आपको कुछ अच्छा लगा बजट में बजरंग जी? कुछ अच्छा लगा? 2 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएंगे, क्या ये अच्छा लगा आपको? 5 करोड़ रुपए की लागत तक की परियोजना में उद्यमी बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा, क्या ये अच्छा लगा? 65,000 नौकरियां देने का 2023-24 के अंदर लाने का बात किया गया है, 2 ग्रुप सी और ग्रुप डी में, क्या ये सही लगी बात? बिल्कुल, इन्होंने 65,000 नौकरी की बात की, सुबह से डिबेट पे ही बैठा हूं। पहले भी मोदी जी ने कहा था 2.5 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, दे दी। इन्होंने कहा था उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, 75 आदमी को भी नौकरी दे पाए। ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और विवेक चौधरी जी, मैं आता हूं दोबारा से, क्योंकि एक बार सबकी एक प्रतिक्रिया हो जाए। विवेक चौधरी जी, बात फिर यह आई है कि बात तो अच्छी है, 2 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, उद्योगों का विस्तार करना, नौकरियों की बात होना, लेकिन हो नहीं पाता वक्त पर, यह सवाल विपक्ष के हैं। नासिर जी आपकी आवाज आ रही है। आर्य जी ने भी बहुत अच्छे से बताने का काम किया और सरीन साहब ने भी सारी बात डिटेल में कहने का काम किया। आर्य जी ने एक बात कही कि ईमानदारी से बजट बनाया गया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह होती है कि नहीं होती। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही हमारा फोकस है। आज जो चीज़ें बजट में रखी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करके और जनता तक वो सुविधाएं पहुंचाना हमारा मकसद है जी। आज अभी बजरंग दास जी से आप पूछ रहे थे कुछ अच्छा है कि नहीं है। बजरंग दास जी, आप बातें तो करते हैं, मैं तो एक ही बात पूछूंगा, आप कोई 5 बातें पिछले 4 साल की सरकार में आप बता दीजिए सरकार ने अच्छी की हो, कोई आपको अच्छी लगती हो। आपको सिर्फ और सिर्फ कमियां ही निकालनी आती है, अच्छी चीज आपको दिखेगी नहीं, और वो आपका बनता भी है, आप विपक्ष में है। अगर आप कमियां नहीं निकालेंगे तो आपको सुनेगा कौन जी। आज कहीं ना कहीं अगर खेल क्षेत्र की बात सरीन साहब ने की कि खेल में थोड़ा वो किया गया, हरियाणा में खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई, अम्बाड़ा और पंचकूला में स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई, साइकिल वेलोडोर कुरुक्षेत्र में और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर करनाल में बनाने की बात की गई। नासिर जी किस चीज बनाई हुए प्रवक्ता की तरह बात कीजिए, ये ऊंचा ऊंचा आगे बढ़ाएं। आप फिश मार्केट में नहीं है जी, आप डिबेट पे बैठे हैं, फिश मार्केट में नहीं है। धैर्य से बात कीजिए। आज युवाओं के लिए भी मेरे अजीज गलत बात नहीं, आपको बात करना टेक्नोलॉजी है, सभी के लिए एक तोहफा है। 5 चीजें बता दे, 5 क्या बता दूं तुमको, मैं आता हूं, बता दे, आप ये बताओ। ओंकार जी बजरंग जी ले लेते हैं, बता रहा हूं, आप सुनने का काम कीजिए। बजरंग जी 1 मिनट, मैं बताऊंगा आपने बजरंग 4,000 नए प्लेवे स्कूल बनाने की बात की। हाँ बजरंग जी, सभी चीजों को, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बात आती थी कि गांव के विकास में कमी है। आज सुबह से हम डिबेट पे है, हर एक जिला परिषद के अंदर जो इंजीनियरिंग विंग बनाने की बात की थी और उसमें रोजगार के अवसर, ठीक है सर, उसमें भी रोजगार के अवसर है। इंजीनियरिंग विंग में 699 पदों पे नियुक्ति की जाएगी। ठीक है सर। ओंकार जी, मैं आता हूं आपके पास। विवेक चौधरी जी, ओंकार जी से भी अब एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ओंकार जी, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इस पर हमेशा फोकस किया जाता है, कृषि क्षेत्र की बात हो। अगर हम शिक्षा की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों पर असर भी करती हैं कि करीब 894 सरकारी स्कूल हैं और वहां 70,000 से ज्यादा डेस्क लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। जो आंगनवाड़ियों की अगर बात की जाए तो करीब 4,000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा। तो ये चीजें लोगों को आकर्षित कर रही हैं और अच्छी चीजें हैं। और आपकी प्रतिक्रिया बजट पर? नासिर जी,
इस सरकार को। अभी तक इनसे बेंच नहीं बने और देखिए पिछले 1 महीने से चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा, विचार विमर्श, उससे चर्चा, उससे विचार, उससे मंथन, निकला क्या? अमृत निकला क्या? आप ही बताइए नासिर जी, निकला अमृत? अमृत नहीं निकला। प्रदेश की 3 मेन समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगीकरण जरूरी है, किसान सड़कों पर है। आप देखिए कृषि क्षेत्र में इन्होंने कितना दिया, कृषि क्षेत्र के लिए मात्र 7,342 करोड़, 1,83,950 में से 7,342 करोड़, मात्र 3.99%, और उद्योग के लिए 0.75%, सिर्फ और सिर्फ 1,386 करोड़। नासिर जी, कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी? नौकरी तो दे नहीं रहे। अब इन्होंने लॉलीपॉप दिखा दिया क्योंकि इनको पता है अगले साल इनके डंडे पड़ने, अगले साल इनको जनता हिंदी दिखाएगी। अब ये कह रहे 65,000 नौकरियां इस साल में देंगे। कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हम कोरोना के कारण नौकरी नहीं दे सकते। देखिए, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है, ये कहते हैं हमारी पर कैपिटा इनकम 3 लाख होगी, ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं 29.5 लाख परिवारों के हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए। मतलब मानते 29.5 लाख परिवार 1,80,000 से कम है, और एक परिवार में अगर एवरेज 6 बंदे ले 1,80,00,000 लोग, ये खुद मानते हैं। और ये 3 लाख पर कैपिटा इनकम में से अगर गुड़गांव और फरीदाबाद को बाहर निकाल दो ना, 1 लाख भी नहीं रह जाएगी। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, अंकों का खेल है। कुछ अच्छा लगा ओंकार जी, कुछ अच्छा लगा इस बजट में? कहा था 5100 रुपए पब्लिक की, तो आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक की तो प्रतिक्रिया आती है कि हाँ जी ये अच्छा है और ये और होना चाहिए था। आपको कुछ अच्छा लगा? मेरे से पूछा? जी जी, जल्दी से। हाँ नासिर जी, दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूँ पब्लिक की जो आप बात करते हैं ना, विपक्ष की, पब्लिक भी इसका फैसला करे, तो पब्लिक की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं कि जी अच्छा है और ये और होना चाहिए। तो विपक्ष को ऐसा क्या लगा कि ये अच्छा है और ये और होना चाहिए था? पब्लिक का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को एक बात तो अच्छी लगी। इन्होंने जनता पे तरस खाया, कोई नया कर नहीं लगाया, ये तरस खाया इन्होंने, और ये इनकी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि अगले साल चुनाव है। आप बताइए महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है। देखिए, गैस, डीजल और पेट्रोल, ये मानता हूँ केंद्र सरकार की विषय वस्तु है, ठीक है सर, लेकिन उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी तो राज्य कलेक्ट करता है। अगर चाहे इन तीनों के दाम तो कम कर सकते हैं, जितना इनके हाथ में उतना तो कम कर सकते हैं। और अगर गैस, डीजल, ठीक है। चौहान साहब सारे सवाल आपके सामने हैं, और एक बात और है कि प्रवक्ताओं की, नेताओं की बात अलग होती है, लेकिन जब पब्लिक के बीच में जाते हो तो पब्लिक को ये लगता है कि महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, उनके सामने ये चीजें होती हैं। और विपक्ष भी यहाँ पर कि महंगाई पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो कम हो ही नहीं रही, चाहे कितने ही बजट के प्रावधान कर लिए जाए। अगर नासिर भाई, अगर आप कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल के शुरुआत और अंत दोनों के बीच में कितनी महंगाई बढ़ी, कितना सिलेंडर महंगा हुआ, कितना पानी महंगा हुआ, ओंकार जी उन्हें बोलने दीजिए, आंकड़े निकाल लो। इन्हें बताना पड़ता सरकार। ठीक है, आप बोलिए चौहान साहब, आप बोलिए। मैं बोलूंगा नहीं, मैं आज बहुत विनम्रता से डिबेट छोड़ दूंगा अगर ये बदतमीजी करेंगे। नहीं, वो बीच में बोल रहे थे, आप बोलिए। ऐसा सरकार इनकी है, कांग्रेस की नहीं है। ठीक है ओंकार जी, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं उनसे, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो उनको तो बोलने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे जवाब देने के लिए। जी बोलिए चौहान साहब। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के शासन के शुरुआत से लेकर कांग्रेस के शासन के अंत तक पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल, इनके दाम कितने बढ़े, अगर उनके आंकड़े इनके सामने रख दिए जाएं तो कांग्रेस या तो बगलें झांकने लगेगी या ये कहेगी छोड़ो पिछली बात क्यों करते हो, आज की बात करो। असली बात ये है कि पिछले 8 वर्षों में जब से हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनी है, हमने बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से इंप्रूव किया है। इसलिए कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल, ये केवल और केवल रोदाली करते हैं और तथ्यों को, आंकड़ों को गलत ढंग से पेश करते हैं। गजब के लोग हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बजट में जो प्रोविजन किए गए हैं वो ढकोसला है। आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत अगर 1.25 करोड़ हरियाणवियों को हमने 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का
स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का लाभ दे दिया, तो ये उसको ढकोसला बता रहे हैं। अगर हरियाणा की जनता को लाभ देना, 1.25 करोड़ हरियाणवियों को आज सुबह तक की योजना के अंतर्गत लाभ देना, और ये आंकड़ा बढ़कर के, बीच में नहीं बोलोगे ओंकार सिंह, अगर आप बोलते रहिए चौहान साहब, आप बोलते रहिए, आवाज आपकी आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ नहीं, मैं डिस्टर्ब होता हूं महाराज, ये कोई इनको टेंडर दे रखा है डिस्टर्ब करने का क्या? मैं ये कह रहा हूं, आज चिरायु और आयुष्मान भारत योजना यानी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में उसका जो दायरा बढ़ाया है, आय सीमा बढ़ाई है, उसके बाद मुझे लगता है कि करीब करीब 1.5 करोड़ हरियाणवियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल जाएगा। अगर ये ढकोसला है तो मुझे लगता है हरियाणा के अधिकांश बाशिंदे चाहेंगे कि ये ढकोसला जारी रहना चाहिए। अगर 250 करोड़ रुपए हरियाणा के नौजवानों के कौशल विकास पर खर्च करके 1 साल में और उन्हें नौकरी पाने योग्य बनाना ढकोसला है, तो ठीक है, हम ये काम ऐसे ही करेंगे। अगर 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाकर नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मदद करना इनकी नजर में ढकोसला है, तो ये इनकी नजर में ढकोसला और हमारी नजर में ठीक है चौहान साहब, हरियाणा के गरीब जरूरतमंद बजरंग गर्जी जी, जो चीजें आपकी नजर में ढकोसला हैं वो सरकार की नजर में उपलब्धि हैं, और उपलब्धियों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। फैसला जनता को ही करना है। मुझे थोड़ा सा समय तो जल्दी से सर, फिर धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने। मैं ये कह रहा हूं, अगर नासिर भाई हरियाणा के नासिर भाई, चलिए 1 मिनट 10 सेकंड कर रहे हैं जी चौहान साहब, हमने ढकोसले की बात कही, ठीक है, रुको बजरंग जी, मैं बात पूरी कर लूं, आपकी बारी में मैं नहीं बोला था। अगर हरियाणा में अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करके गरीब तबके के लोगों के परिजन अगर कोई एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है सरकार के द्वारा, वो इनको दिखाई नहीं देती। अगर सरकार ने 20,000 एकड़ में प्राकृतिक कृषि करने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है, अगर 1,000 गांवों में ई लाइब्रेरी बनाने की बात कही है, महिला सांस्कृतिक केंद्र 750 खोलने की बात कही है, ये सब इनको दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थ ये है कि इन्होंने आंखें बजरंग गर्जी, अब जल्दी से जी चौहान साहब, ठीक है बजरंग गर्जी, बजरंग गर्जी, सरकार तो आप ये कह रहे हो, बजरंग गर्जी आप ये कह रहे हो कि जनता के लिए कुछ नहीं, सरकार पशुओं का भी ख्याल रख रही है। सरकार की तरफ से हरियाणा गौशाला आयोग के लिए 400 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, जो एक बड़ी मुश्किल आयोग का बजट जो है 400 करोड़ किया है। 400 करोड़ जो बड़ी एक समस्या किसानों के सामने आती है, किसानों की फसल खराब होने की बात होती है। अच्छा फैसला जी बिल्कुल नासिर जी, हाँ। ये 400 करोड़ का जो प्रावधान रखा है ये अच्छा फैसला है, मगर आप देखिए दिल्ली, राजस्थान सरकार 40 रुपए 50 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से गौशाला को दे रही है। मेरी सरकार से विशेष तौर पर हाथ जोड़ कर अपील है, जो दिल्ली और राजस्थान देती है उसी हिसाब से प्रति गाय गौशाला को दिया जाए, ताकि गौएं जो है, बेसहारे गौएं सड़कों पर आज भी घूम रही है, हजारों की तादाद में घूम रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई मुहल्लों में घूम रही है, उनको भी बचाया जा सके। और जो बेसहारा गायें हैं, सड़कों में कुछ खराब चीज खा ली, प्लास्टिक खा लिया, वो मर रही है, उसको बचाया जा सके, ये जरूरी है। 400 करोड़ का जो उन्होंने बजट दिया है वो अच्छी फैसला है, मैं एग्री करता हूँ, ये अच्छी बात है कि तारीफ भी कर दी। आप चौहान साहब कह रहे थे कि तारीफ कर ही नहीं सकते। देखिए 1900 चलिए आप बोलते रहिए। चौहान साहब भी हमारे छोटे भाई है, कोई बात नहीं, वो राजनीति देखिए जो 1966 से लेके 2014 तक 48 साल के अंदर सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए कर्ज था। इन लोगों ने 8 साल के अंदर इस कर्जा को 3 लाख करोड़ से ज्यादा चढ़ाकर मलाई खाने का काम किया। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे भाई पर्ची खर्ची क्या जरूरत है, जब तेजिया भर का माल आ रहा है, पर्ची खर्ची कौन? ठीक है, ये आपके पॉइंट, ये सवाल, ये बहुत अहम सवाल है। चौहान साहब मैं आऊंगा इन सवालों पर, लेकिन विवेक चौधरी जी के पास में जाऊंगा।
मेरी ये ऐसी स्थिति आज हरियाणा में। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आप जो कर्जे का बोझ जनता में बार बार डाल रहे हो, और कर्जा आप इनसे यूं तो पूछ लीजिए भाई, आप ही कहते भी हमने काम किया 8.25 साल में। मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, 8.25 साल में एक भी ऐसी आइटम बताए जिसपे छूट दी हो। दूसरी बात, हरियाणा में एक ऐसा महकमा बता दे, सरकारी महकमा, मैं आ जाऊंगा सारे सवाल लेकर। एक सवाल बजरंग जी ने विवेक चौधरी जी के पास। विवेक चौधरी जी, एक और बात आई, 250 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई है, 2750 रुपए लोगों को मिलने लगेंगे। ये कहते थे 51 रुपए को बोलने नहीं देते। एक मिनट बजरंग जी, एक मिनट, मेरा चौधरी साहब का सवाल है, विवेक चौधरी से मेरा सवाल है। सुनने का काम कीजिए। एक मिनट बजरंग जी, ठीक है आपकी बात हो गई। मैं आपके सवाल को पूछूंगा कि पर्ची खर्ची नहीं, अटैची से काम हो रहा है, ठीक है बजरंग जी। विवेक चौधरी जी, 250 रुपए पेंशन, जेजेपी का वादा 5100 रुपए, कैसे मुमकिन है विवेक चौधरी जी, कैसे मुमकिन है 5100 रुपए की पेंशन करना? बोलने देंगे, ठीक है। अगर बोलने देंगे तभी बोलूं। बताइए। बजरंग दास जी बीच में डिबेट को डिरेल करने का काम करते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, 5100 रुपए की पेंशन करना, 250 रुपए बढ़ाए गए, लोगों को 2750 रुपए पेंशन। हाँ। जनाब, मैं एक चीज, पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला हरियाणा प्रदेश हमारा है। आज बजरंग दास जी बातें तो कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछो राजस्थान में कितनी पेंशन है। चौधरी साहब, इनसे ये पूछो हिमाचल में कितनी पेंशन ये दे रहे हैं। दोनों जगह इनकी सरकार है। अगर 2750 रुपए हमने की है, क्या आगे भी हम इसको मैं बता रहा हूँ, बताने का काम कर रहा हूँ। यानी पूरे 2400 रुपए बढ़ाने होंगे तकरीबन। बढ़ाने का जिस तरह ये बढ़ाई गई है, आगे भी बढ़ाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सुनने का काम नहीं करेंगे। अगर अरे आप राजस्थान में क्या दे रहे हो, 750 रुपए आज के दिन सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं, और आने वाले समय में और बढ़ाई जाएगी। मैंने कब मना किया कि नहीं बढ़ाई जाएगी? बढ़ाई जाएगी। वायदा किया, 4 साल हो गए, आप राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में बढ़ा के दिखा दो ना। 750 रुपए दे रहे हो, अगले साल 250 और बढ़ा देना। 750 रुपए और 2700 2000 का फर्क है। अनिल आर्य जी, अनिल जी मैं आता हूँ, एक मिनट बजरंग जी, एक मिनट बजरंग जी, देश के अंदर सबसे ज्यादा पेंशन देने का काम किया, और आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। मैं आता हूँ आपका चौहान साहब। अनिल आर्य जी कुछ कह रहे हैं जी। ठेके बंद करवा दूंगा, गांव में ठेके बंद करवा दूंगा। अनिल आर्य जी की आवाज आ रही है। अनिल आर्य जी, नासिर जी, जो पेंशन के ऊपर बात हो रही है, इसको सही तरीके से लागू करने की भी जरूरत है। मेरा मानना ये है, अभी हम फरीदाबाद में काम कर रहे थे, एक वाक्य बोलना है। लोग जो है बाहर के लोग, कई हजार लोग जो है यूपी बिहार या दूसरी स्टेटों से आके यहाँ पेंशन बढ़वाने लग रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हरियाणा के लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए। लेकिन अभी तो बजट पेश हुआ है, बजट के ऊपर चर्चा होनी बाकी है, सदन में भी चर्चा होगी। यहाँ अच्छे सुझाव रखने की जरूरत है कि कुछ अच्छे सुझाव हम देश के, जिससे बेहतर हो। मैं आता हूँ आपके पास, हमारे साथ सरीन साहब भी हैं, अनिल आर्य जी हैं, वो प्रवक्ता नहीं है, उनके पास मैं आके फिर आपके पास आता हूं। जी बिल्कुल, जैसे स्कूलों की जो शिक्षा मैं फिर आपके सवाल के साथ उनसे जवाब दूंगा। सर चौहान साहब, उनके आपके सवाल के साथ ना बोले, और कोई भी अपना टाइम निकाले तो इसमें आपको लगेगा नहीं कि किसी के साथ कुछ, हाँ हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका थोड़ा कम हो सकता है वक्त। जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए अनिल जी। हाँ देखिए, जैसे शिक्षा की बात हम कर रहे थे, अभी स्कूलों की हालत कैसी है, और पोस्टें बहुत सारी खाली पड़ी हैं, कई सारे स्कूल बंद किए। ठीक, अच्छा किया है कि जो हमारी नई थे वो मर्ज करके दूसरों में बना दिए गए हैं। लेकिन मैं चौहान साहब को बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेजेस में लगभग आधे से ज्यादा 9047 पोस्टें स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 4079 खाली पड़े हैं। जीएसटी में सुधार की जरूरत है। जीएसटी में अब क्या है कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं तो गुड़गांव और फरीदाबाद में, उनके हेड ऑफिस है दिल्ली में। वो जीएसटी आधी दिल्ली ले जाती है, आधी जहां कंज्यूम होती है वो स्टेट ले जाती है। वो पोल्यूशन हमारे यहाँ फैलाती है, सारी चीजें हमारे यहाँ करती है। इसमें सुधार की जरूरत है। आदरणीय मोदी जी से इसके बारे में कुछ रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसके साथ ऐसा है कि वो इंडस्ट्री कहीं पे और उसका बिलिंग कहीं पे होता है। और दूसरी बात जो है कृषि के ऊपर जो है ना जी,
बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं और ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें और बजट बढ़ाने की ठीक जरूरत है है। सर। गेहूं का रेट आज ही कम किया प्रतिक्रिया है, हो। जैसे ही किसान की फसल आने को हुई है आज ही गेहूं का रेट कम किया सलीम है। साहब, जब भी इस तरह की बातें होती हैं कि चुनाव के दौरान देखिए वादे तो कर दिए जाते हैं पेंशन के और भी चीजों के, फिर बात होती है कि भाई खजाने पर बोझ पड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी, व्यवहारिक नहीं होता, बहुत सारे चीजें निकलकर सामने आते हैं राजनीतिक रूप से। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो बजट का प्रावधान है, किस चीज में, किसी चीज में ज्यादा कर दिया जाए, किसी में कम कर दिया जाए, तो किस तरह से मैनेज हो सकती हैं चीजें? देखिए, जो एक्चुअली क्या होता है, जो पिछला बजट था और इस बजट में, पिछले बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अगले बजट में नहीं आती है। ये एक हमेशा से, ये प्रदेश की बात नहीं है, ये केंद्रीय बजट में भी ये प्रॉब्लम है जी। क्योंकि मतलब पिछला, आप ये कह रहे हैं कि ये भी पता होना चाहिए लोगों को कि देखिए इतना खर्च भी कर दिया हमने और हाँ, इसका ये फायदा। पिछला हमने जो प्रावधान किया उसका क्या किया, क्या नहीं किया, या जितनी योजनाएं रखी थी उस योजनाओं में कितना काम हुआ जी। परंतु हमें इस बजट में कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिन पे हमें चर्चा करनी चाहिए। हम खाली नेगेटिव चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे थर्मल प्लांट की बात की गई, वो एक बहुत बड़ा, अगर थर्मल प्लांट लगता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ रेवेन्यू भी आता है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी, अगर ये स्कीम को प्रॉपरली बनाया जाए, लागू किया जाए, और फिर आपको वो पराली से भी छुटकारा मिलेगा क्योंकि इसमें उन्होंने बायोमास के थ्रू और वो जो बचता है खेती के बाद उसको भी यूज़ करने की बात की है जी। फिर एक जो ESI अस्पताल बनाने की बात की, थोड़ा सा हमारे को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ, इन चीज़ों पे चर्चा नहीं है हमारी। ठीक है, एग्रीकल्चर पे इस दफ़ा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, पर फॉरेस्ट पे फोकस है भी, क्योंकि हमारे को जंगल भी बढ़ाने हैं जी। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल जो ये कमियां आ रही हैं वो फॉरेस्ट की वजह से कुछ चीज़ें नहीं डाली हैं इन्होंने, पर ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, ये एक साल में होने वाले नहीं हैं। ये अगले 5-10 साल के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है सर। चौहान साहब, तारीफ भी हो रही है, साथ में ये भी हो रही है कि प्रोजेक्ट लंबे हैं, यानी अभी देखिए जी शुरुआत होती है किसी काम की, सही बात है, क्या कहेंगे? और जो सवाल विपक्ष को उठ रहे थे, आप कह रहे थे, आप बताइए जी। मैं देखिए 2-3 चीजें हैं। एक, हमने हरियाणा का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बेहतर किया है। प्रतिपक्ष कुछ भी कहे, कितना भी हल्ला करे, एक जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है और हरियाणा का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसकी प्रशंसा केंद्र की एजेंसियां भी कर चुकी हैं। हरियाणा उन बेहतरीन राज्यों में है, देश के टॉप राज्यों में, जिनका कुल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा वो लगातार बढ़ रहा है और बेहतर अवस्था में है। कर्ज को लेकर बहुत बार हमारे प्रतिपक्षी मित्र कहते हैं, अभी भी कहेंगे, पहले भी कहा है, आगे भी कहते रहेंगे। कर्ज लेना, नासिर भाई, जो अर्थशास्त्र समझने वाले लोग हैं वो सब ये जानते, मानते और कहते रहे हैं कि कर्ज लेना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। कर्ज पहले भी लिए जाते रहे हैं, कर्ज आगे भी लिए जाते रहेंगे। सभी विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज लेकर विस्तार करना, इसको अच्छा माना जाता है। बुरा क्या है मैं वो बताते हूं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेके घी पीना, ये गड़बड़ है। कर्जा लिया और उसको डकार गए, वो गड़बड़ है। इस सरकार ने कर्जा अगर लिया तो उसका सही सदुपयोग किया, कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र को, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को हमने आगे बढ़ाया और कर्ज जो लिया उसकी चोरी चकारी, उसको रोकने के लिए ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इसी सरकार ने खड़ी की है और लगातार हम उसमें सुधार करते जा रहे हैं। कर्ज बढ़ने का हल्ला करने वालों को केवल ये समझना चाहिए कि हमने, आप ये कह रहे हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारती है कर्ज के मामले में सरकार, और कर्ज लेकर घी नहीं पीते, प्रदेश का विकास कर रहे हैं। ओंकार जी, एक नौकरी का विषय, जल्दी से टिप्पणी जल्दी से, बस मुझे 2-3 वाक्यों में मुझे कहना। ये कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आंकड़े कोई अपने ढंग से भी निकाल ले, मैं आंकड़े अपनी तरफ से दे रहा हूं। 6 वर्ष का इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकाल, 10 वर्ष का कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल, इन दोनों को मिलाकर ये 80,000 से अधिक नौकरियां नहीं दे पाए थे। लेकिन चौहान साहब, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। रुक तो जाइए ना, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, आप बेरोजगारी पर आ जाएंगे। मैं दोहरा रहा हूं, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी गई,
10 जमा 6 16 वर्षों में उससे ज्यादा हमने इनसे आधे समय में हरियाणा में दे दी। इस साल हम कह रहे हैं कि हम 65,000 नौकरियां देंगे। अब ये नौकरियों को लॉलीपॉप कह रहे हैं और इनका खुद का गिरेबान कैसा है? इनके नेता नौकरियों में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट कर आए हैं। ठीक है सर। ओंकार जी, ओंकार जी, अब मैं आता हूं बजरंग जी, पहले ओंकार जी के पास। ओंकार जी, कर्ज की बात हो रही थी, हमने ठीक है सर। अब नहीं, चौहान साहब को कि फिर रह जाएगा। जी ओंकार जी, आपने सारी बातें सुनी। जो हम पर अटैचियों वाली आरोप लगाते हैं उनको मैं याद कराना चाहता हूं कि हम यहाँ अगर किसी ने अटैची पकड़ने की कोशिश की उसको हमने जेल में डाला है। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी, जिसने अटैची पकड़ने की कोशिश की उसको जेल में डाला है। पर्ची खर्ची से नहीं, अटैची से काम होते हैं जो आरोप विपक्ष लगाते हैं उनका सवाल। और कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये बात आती है। कर्ज लेकर विकास भी करवा रहे हैं और कर्ज को कारागार में डाला, कर्ज से डेवलपमेंट हो रहा है। जी ओंकार जी, धंधा करने वालों को कारागार, चलिए ओंकार जी बताइए। उनको बचाते थे, ये खुद रिश्वत ठीक है चौहान साहब। ओंकार जी, अंतर है हम में और इनमें। ओंकार सिंह जी, अच्छा बजरंग जी, आवाज नहीं जा रही नासिर जी। मेरे पास आ रही आवाज। अच्छा चलिए, आपके पास आ रही है। और ये वैसी चर्चाएं भी चल रही है कि आजकल इनेलो और कांग्रेस वाले एक दूसरे की भावनाओं को समझ भी रहे हैं। इन्होंने कहा चोरी चकारी बंद, हमने ये देखिए, इन्होंने कहा चोरी चकारी हमने रोकी है। चोरी चकारी का तो मामला मैं आपके सामने लाता हूं। पुलिस कस्टडी के अंदर कोरोना काल के अंदर जो आदमी सड़क पे नहीं निकल सकता था वो शराब चोरी करके करोड़ों रुपए की बेच दी। आज तक कार्रवाई नहीं। या तो चोरी चकारी सुन लो, पुलिस कस्टडी के अंदर शराब चोरी करके ले जाते हैं, सरकार के 73 माल खा जाते हैं। और यहाँ तक की सुन लीजिए, कोरोना के समय में रजिस्ट्रियां बैन थी, अरबों की रजिस्ट्री कर दी। धान इन्होंने छोड़ा नहीं, सरसों इन्होंने छोड़ी नहीं, बाजरा इन्होंने छोड़ा नहीं, खनन रेत तक ही खा गए। रेत के मतलब क्या है, खनन। आपका दर्द समझ सकता हूं मैं जी विवेक जी। नासिर भाई, वजनदार जी, प्रॉब्लम ये है कि ये लोहा, किसानों पानी, के खाते में हवा, डायरेक्ट गैस, पेमेंट आकाश, डालने का पाताल फैसला सब हमने लिया, खाते आपको थे। तकलीफ इनको होगी। लगता है इनके आप बाद वाले भी इसीलिए सारे खाने वाले बारी-बारी होंगे। आरोप भाई हम लगाते हैं। खाने वाले जिस नहीं हैं, शराब खाने वालों घोटाले का को जिक्र जेल करते पहुंचाने हैं वाले उसके लोग ऊपर हैं। कार्रवाई मेरे करने जी। का काम हम लोगों ने किया। ठीक है, आप कहते हैं आप लोगों ने दबाने का काम किया। नासिर जी, बारी बारी कहा जाता है घोटाला घोटाला घोटाला। इनके समय में क्या होता था, इनकी सरकार चली जाती थी और बाद में हम उस घोटाले को उजागर करते और थे। ये बात जो आज कह रहे अगर थे, कहीं कमी पेशी विवेक है चौधरी उसके जी, ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी विवेक सरकार चौधरी कर रही जी, है। एक और बात अगर कोई चौहान साहब कह रहे थे कि आपकी सरकार जो कार्रवाई कर रही है कि जो भी गलत काम कर रहा है, नौकरियों में गड़बड़ी करा तो उनको जेल भी भेज रहे हैं। और लेकिन एक बात और है कि अपराध के मामले में हरियाणा को नंबर 1 कहा गया है, वो भी सरकारी रिपोर्ट्स में। चौधरी साहब, आज ये देखिए आप किस तरह से अपराध का मामला ले लीजिए, चाहे आप कोई भी, हरियाणा प्रदेश में पुलिस अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। डायल 112 सुविधा हमने शुरू की। एक बार कॉल करते ही किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में साथ के साथ वहां 112 की गाड़ी पहुंचने का काम होता है और उसको रिजॉल्व करने का काम किया जाता है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। ये लोग घोटाला करते थे, उसको दबाने का काम करते थे। आज हमारे सरकार में अगर कोई गलत काम करता है तो उसको बख्शा नहीं जाता, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आज इनका बोलना बनता है, इनके तकलीफ है। कारण क्या है, SYL के मुद्दे पर भी एक हमें बात करनी है सीधा किसान के खाते में क्यों चली? अनिल आर्य जी, क्योंकि वक्त कम है, थोड़ा सा वक्त है। अनिल आर्य जी, मैं एक बार SYL के मुद्दे पर यहां से शुरुआत करता हूं। अनिल आर्य जी, SYL के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच विधानसभा में बहस हुई। कंटेंट ऑफ कोर्ट की बात आई कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है पंजाब सरकार, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। तो क्या कहेंगे इस पर कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं SYL पर सभी की तरफ से, या वाकई में कोई हल्की बात कर रहा है और दिल से कर रहा है?
नासिर भाई, किसी भी मुद्दे के ऊपर जब राजनीति शुरू हो जाती है तो वो मुद्दा जो है राजनीतिक हो जाता है, उसका समाधान बिल्कुल नहीं निकलता। अगर कोई भी सरकार जो पंजाब में रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी भी पहले सत्ता में शामिल थी, तभी भी इसका समाधान नहीं हुआ। इसका समाधान तो तभी होगा जब केंद्र सरकार चाहेगी। और मेरा मानना यह है कि पिछले 6 साल से 2019 से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि हर बार 100 करोड़ का बजट रखा जाता है हर बजट में, लेकिन वो ऐसे ही लैप्स होता होगा। यार अभी मौके के ऊपर जो बात हो रही थी, जो चर्चा चल रही थी डिबेट की, उसमें बिल्कुल जो दोनों ही पुराना सत्ता पक्ष और नया सत्ता पक्ष वो एक दूसरे की कमियां उजागर करके अपनी कमियों पे ये बता रहे थे कि आपने भी किया है इसलिए हम भी कर रहे हैं। ये कोई जायज बात नहीं है। अगर कोई कांग्रेस सरकार में किसी तरह की घटनाएं हुई थी, उनको आज चौहान साहब सही नहीं कह सकते हैं कि उस समय में हुआ था, तो आज भी जायज है। कार्यकाल में मिलकर अच्छा, एक और बात, ऐसा किसी ने नहीं कहा अनिल जी। क्योंकि सर फिर बहस होगी। अब आपकी इस बजट पर ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मैं आ रहा हूँ ओमकार जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। सर आया था, आपकी आवाज, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे जी। मेरे हिसाब से ये बजट लॉन्ग टर्म बजट है। हाँ। और अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो ये हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए एक टेक अवे बहुत अच्छा इसमें है, फ्री कोचिंग फॉर दी कंपटीशन एग्जामिनेशन, दो नए स्कूल हर ब्लॉक में। हाँ। ये एक बहुत बड़ा, अगर ये अगर चल पड़ा तो ये बहुत अच्छा। ग्रेजुएट छात्रों को फ्री कोचिंग कराई जाएगी, ये भी एक अपने आप इनिशिएटिव लिया। यस, ये मेरे लिए टेक अवे। ओंकार जी, एसवाईएल पर आते हैं। आपको कस्सी की बात भी हो गई थी, मुख्यमंत्री ने तंज भी किया था कि कुछ तो कस्सी लेकर चले गए थे खोदने के लिए, अब हम भी चल दें क्या? तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात से सहमत हैं? नासिर जी, सबसे पहले 1 करोड़ रुपए चौधरी देवीलाल जी ने दिया था इस नहर के बनवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लेके गया था? इनेलो। नवंबर 2016 में फैसला आ गया था, तब बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में भी इनकी गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने तब क्या किया? लेकिन मैं आप में मेन मुद्दा एक कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। नासिर जी, इस बजट में कर्ज की अगर बात नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। 1,83,950 करोड़ के बजट में 64,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, तकरीबन 35%। और इस कर्ज में से 35,220 करोड़ रुपए पुराने कर्ज की किस्त है जो अदा की गई, मतलब 55%। सोचिए ये सरकार कर क्या रही है? लीजिए, कर्ज लेना भी चाहिए, लेकिन कर्ज लेने के लिए कर्ज पर उन्होंने पहले ये कह रहे थे, चौहान साहब कह रहे थे कि भाई कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे हम, और हम कर्ज का इस्तेमाल हर सरकार करती है, कर्ज हर सरकार लेती है और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, हमारे में एक कहावत है, दाढ़ी से मूंछें लंबी। इस सरकार ने दाढ़ी से मूंछें लंबी कर दी है। चलिए 35%। ठीक है जी चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, जल्दी से साल का आंकड़ा देना चाहता हूं। बस मैं ये कहना, ठीक है 95,000 करोड़ का बजट। ठीक है ओंकार जी, बस अब क्योंकि वक्त नहीं है सर, बहुत जल्दी सबकी बात हो जाए। जी चौहान साहब, एसवाईएल पर सरकार को एसवाईएल का कोई जवाब नहीं आया इनके पास। मैं दे रहा हूं। एसवाईएल पर हमारी सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो कई सालों से 8-9 साल से खूंटी पर टंगा रहा कांग्रेस के शासनकाल में, उसकी पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट को में हम उस मामले को कंक्लूजन पर लेकर के गए। और अब उस मामले की एग्जीक्यूशन पेटी, ये बीच में बहुत चिल्लाते हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अगला कदम था एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना। हमने एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को बैठकर हरियाणा के साथ नहर बनाने का रास्ता निकालने के लिए कहा। पंजाब नखरे कर रहा था, पंजाब आज भी नखरे कर रहा है। अल्टीमेटली जो अगली तारीख आएगी सुप्रीम कोर्ट में, पंजाब को और कायदे से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने बेनकाब करेंगे और सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूशन पिटीशन पर अंतिम निर्णय दे दे कि कौन सी एजेंसी कब इसका निर्माण शुरू करे। हम जीत चुके हैं और हम जीते हैं मनोहर सरकार की पैरवी के कारण। ठीक है बजरंग जी, आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ, देखिए, एसवाईएल का मुद्दा जो है, सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश आ चुके हैं
और केंद्र सरकार को आदेश दिए गए हैं दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री को बुलाकर इसका फैसला करे। नहीं, केंद्र सरकार अपने सिस्टम से नहर खुदाकर एसवाईएल का पानी हरियाणा में देने का काम करे। ना तो केंद्र सरकार कुछ कर रही है, हरियाणा सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटियां कर रही है। फॉर्मेलिटी करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैठकें हो रही हैं, बजरंग दास गर्ग उसको फॉर्मेलिटी कहते हैं। अरे भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो? ठीक है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने वाली बैठक फॉर्मेलिटी होती है। विवेक चौधरी जी आखिरी प्रतिक्रिया। विवेक जी ठीक है। विवेक जी, क्या वाकई में सिर्फ राजनीति हो रही है एसवाईएल के मुद्दे पर, और ये सिर्फ अब एक परंपरा बन रही है एसवाईएल का वो बजट? लोग बात कर रहे हैं जिनके 10 साल के कार्यकाल में एसवाईएल की फाइल को छेड़ा तक नहीं गया। करना होता। आप बोलिए चौधरी जी। सारी पार्टी आपके साथ है, पूरा हरियाणा आपके साथ है। ठीक, नासिर जी, बोलते रहिए। वो लोग बात कर रहे हैं जिनके 10 साल के कार्यकाल में एसवाईएल की फाइल को छेड़ा तक नहीं गया। तारीख पे जाना इन्होंने सही नहीं समझा। आज पंजाब में इनके नेता जब जाके कहते हैं पंजाब दा पानी पंजाब लई, और अभी इनेलो के प्रवक्ता साथी बातें कर रहे थे कि गठबंधन में ये था गठबंधन। आप ये तो बताइए, पिछले पंजाब के विधानसभा चुनाव में किसने गठबंधन किया अकाली दल के साथ? और उस टाइम क्या था जब आप कसी लेके जाने की बात करते थे? आज कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी बताने का काम किया कि माफी के साथ, क्योंकि वक्त की कमी है और कोशिश ये थी कि कुछ अहम मुद्दों पर बात हो जाए, और इस पर इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाला एसवाईएल पर, क्योंकि स्पेशली इस पर विधानसभा में बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका, बजरंग गर्ग जी आपका बहुत शुक्रिया, ओंकार जी बहुत शुक्रिया, विवेक चौधरी जी बहुत शुक्रिया, अनिल आर्य जी बहुत शुक्रिया, जी सरीन साहब बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त की कमी के साथ यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं। बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सरकार की तरफ से इस बजट को हर वर्ग का बजट कहा गया, तो विपक्ष ने इस बजट को खोखला कहा। वहीं पब्लिक की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने की बहुत सी बातें सरकार ने की हैं, और इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए, कृषि को लेकर लोगों का एक रुझान होता है कि उसके लिए क्या कुछ किया गया। युवाओं को लेकर भी एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है, और साथ में 65,000 नौकरियों को लेकर भी आज दिन भर चर्चा होती रही बजट को लेकर। बाकी सबकी अपनी अपनी राय निकलकर सामने आएगी। कई दिन तक बजट पर लोगों की चर्चाएं होती रहेंगी, अपना अपना डिस्कशन होता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप बने रहे खबर अभी तक के साथ, और अभी भी खबरों का सिलसिला जारी है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।